नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 6 मई 2026 को टाइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, बिना समय खराब किए आज के इम्पोर्टेंट डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। ये इनिशिएटिव जो है हमने शुरू किया था 6 जनवरी से, ठीक है? और हमने डिसाइड किया था कि मंडे टू फ्राइडे जो है हम जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी, जिस भी इम्पोर्टेंट सरकारी गैजेट्स के हिसाब से, सरकारी पब्लिकेशन के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट होगी, वो अपन डिस्कस करेंगे। और सैटरडे और संडे अपन रखेंगे छुट्टी, ठीक है? और इन 2 दिनों में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी, उनको हम मंडे और ट्यूसडे में डिस्कस कर लेंगे। ये इनिशिएटिव हमारा जो है मेन प्लान था। रीज़न्स क्या थे? रीज़न ये थे, एक तो जो आरपीएससी जो आपका चयन बोर्ड है, दोनों का ही जो पैटर्न है, स्पेशली करंट अफेयर्स को लेके, वो काफ़ी चेंज हो गया पिछले 2 सालों में। यानी कि वो डायनामिक हो गया, उसकी डेप्थ बढ़ गई, कि जो क्वेश्चंस की पहले जो डिमांड थी वो चेंज हो गई। ये एक मेजर रीज़न था। दूसरा ये था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं, जो आपके नॉलेज के एप्लीकेशन बेस को टेस्ट करते हैं। इस तरह से हमने इस इनिशिएटिव को प्लान किया है, वे में ड्राफ्ट किया है, उस वे में इनिशिएट करने का प्लान किया ताकि आपके जो है 2 से 3 मार्क्स आपके यहाँ बढ़ाए और आपकी जो करंट की रिक्वायरमेंट है वो एक हद तक पूरी, ठीक है? और इसमें जो हमारा मुख्य जो जोर है वो है आरएएस परीक्षा पे, प्रारंभिक और मुख्य दोनों। उसके साथ में भी आपके जो छोटे एग्जाम्स हैं उनमें भी ये हेल्प करता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में जो पीएसआई का एग्जाम हुआ, तब तक लगभग 2.5-3 महीने का करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किया था और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली हमारे डिस्कशन से उसमें आए थे, तो वो हमारे लिए एक ये था कि हमारी डायरेक्शन बहुत सही है। दूसरी बात ये, जब आप इसको लगातार सुनते हैं तो आपकी कंटिन्यूटी बनती है स्टडी में, सबसे पहली चीज़। दूसरी बात, आपकी अंडरस्टैंडिंग साफ होती है। तीसरी बात, जब हम स्टैटिक का कोई टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का डिस्कस करते हैं, तो जब आप क्लास में उसको पढ़ोगे, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? चलिए, सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे न्यायाधीशों की जो संख्या है वो सरकार ने बढ़ाने का फैसला किया है और इसके रिगार्डिंग एक बिल जो है संसद में लेके आई। थोड़ा-सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। देखिए, हमारी जो डेमोक्रेसी है, 3 महत्वपूर्ण पिलर हैं। क्या-क्या है? एक है हमारी न्यायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्याय। यानी कि हमारी जो लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था है, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है न्यायपालिका। पिछले काफ़ी समय से जो केसों की संख्या है, पेंडिंग केसों की संख्या, वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा जो केस है, वो हमारे हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में और निचली कोर्ट में पेंडिंग है। उसमें से ज़्यादातर जो है वो हाई कोर्ट्स और निचली कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कम है, लेकिन वो भी काफ़ी बड़ी संख्या है। और एक चीज़ जस्टिस में बोली जाती है कि जस्टिस में अगर डिले होता है, डिले यानी कि न्याय में देरी होती है, जस्टिस नहीं मिलने के बराबर ही है। सोच के देखिए, एक व्यक्ति जिसको मान लो किसी बात के लिए आरोपी ठहराया गया, आरोपी ठहराने के बाद उसको जेल होगी, ठीक है? और उस पर्टिकुलर केस में मान लो पे जो सज़ा का प्रावधान था, वो था 5 वर्ष। यानी कि अगर उस पे आरोप साबित भी हो जाता, तो उसको सज़ा जो होती वो 5 वर्ष होती, ठीक है? लेकिन वो व्यक्ति ऑलरेडी 6 वर्ष की सज़ा काट चुका है। क्यों काट चुका है? क्योंकि उसके केस की सुनवाई नहीं हुई हाई कोर्ट में, निचली कोर्ट में, ठीक है? और उसके बाद मान लीजिए वो बरी होता है, तो वो फिर जो 5 से 6 साल, 7 साल उसने जेल में बिताए हैं, उनके बारे में क्या? उनका हर्जाना कौन भरेगा? तो ये एक मेजर समस्या जो है वो फेस करती है। इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में जो है 4 जजों की जो है संख्या अभी बढ़ाई गई है। तो आपको मामले की इम्पोर्टेंस समझ आ गई होगी और जो सेगमेंट है हमारा न्यायपालिका, इसके बारे में एक अच्छी जानकारी आपको मिल गई होगी, ठीक है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है और उसके बाद जो है 4 जजों की जो पदों की वर्दी है वो मंजूरी दी है और अब इसको संसद में बिल को पास करवाना पड़ेगा। वर्तमान में कितने हैं? 33 प्लस 1। 33 तो न्यायाधीश है और 1 हमारे मुख्य न्यायाधीश है। अभी कितने हो गए? 37 प्लस 1, यानी कि टोटल हो गए 38। अगर सीधा आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि कितने न्यायाधीश हो गए हैं? 33 37 प्लस 1 तो कितने हो गए? 38 न्यायाधीश अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में हो गए। तो एक तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। संशोधन जो विधेयक है वो लाया जाएगा किस प्रावधान के तहत? अधिनियम जो 1956 है, न्यायाधीशों की संख्या, इस अधिनियम के तहत ये
लाया जाएगा। फायदा क्या होगा इससे? देखिए, कार्यकुशलता जो है न्यायपालिका की वो बढ़ेगी। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो और अच्छे से काम करेगा। न्याय जो है त्वरित मिलेगा लोगों को, और जो लंबित मामले हैं उनमें कमी आएगी। 5 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग है जिनके बारे में हमने बात करी, और प्रभाव जो न्यायपालिका का है, न्यायिक प्रणाली का है, न्यायिक प्रक्रिया का है, वो भी बढ़ेगा। तो ये जो है महत्वपूर्ण जो है न्यूज़ थी हमारे लिए। और एक संविधान का आर्टिकल 124 एक आप याद रखेंगे। इसके तहत जो है संसद कानून द्वारा न्यायाधीशों की जो संख्या है उसको निर्धारित करती है। इस आर्टिकल को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सीधा स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह संख्या बढ़ी है। देखिए, 1956 में 10 न्यायाधीश थे, आप उनमें प्लस एक मान के चले, ठीक है, क्योंकि न्यायाधीश है। 1960 में 13, 1977 में 17, 1986 में 25, 2008 में 30, 2019 में 33, और उस तरह 2026 में बढ़ के कितने न्यायाधीश हो गए? 37, है ना? 37 प्लस एक। ये बात आपको समझ आ गई होगी। क्या ये सीक्वेंस याद रखना है? नो, नॉट रिक्वायर्ड। बस आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम टू टाइम जो हमारी केंद्र सरकार है, मंत्रिमंडल है, उसने निर्णय लिया, संसद से पारित करवाया, और ये न्यायाधीशों की जो संख्या है ये बढ़ती गई है। आगे एक स्वस्थ भारत पोर्टल जो है, स्वस्थ भारत पोर्टल, उसका शुभारंभ किया है माननीय जेपी नड्डा जी ने, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है। क्या फायदा है? एक तो एकीकृत प्रणाली बनेगी, यानी अभी क्या है, मान लीजिए 50 प्रकार की तो योजना चल रही है, सभी योजना के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है मान लीजिए, ठीक है, और अलग अलग ही मैन पावर उसमें लगी हुई है। जब सारे पोर्टल एक जगह हो जाएंगे तो क्या बहुत सारे फायदे होंगे। फायदे क्या होंगे? पहली चीज, जो बोझ है मैन पावर का, यानी कि काम करने वाले लोगों का, वो कम हो जाएगा। दूसरा, लोगों के लिए भी सहूलियत हो जाएगी, हमें एक ही विभाग की सेवा लेने के लिए अलग अलग पोर्टल पे नहीं जाना पड़ेगा। डुप्लीकेट एंट्री जो है उसका निर्मूलन हो जाएगा, यानी मान लीजिए एक वेबसाइट पे भी आपका डेटा चाहिए, दूसरी पे भी, तीसरी पे भी, और चौथी पे भी। ये कौन कर रहा है? यहाँ भी एक व्यक्ति डेटा एंट्री कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो है सुगमता हो जाएगी, डेटा भी सुरक्षित रहेगा, एक जगह रहेगा तो, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषताएं, वन स्टॉप एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, एक ही जगह बन जाएगा, ठीक है। एपीआई के माध्यम से प्रोग्राम सिस्टम का एकीकरण हो जाएगा, प्रशासनिक बोझ कम हो जाएगा, इंटरऑपरेबिलिटी सक्षम बन जाएगा, यानी कि एक सर्विस से दूसरी सर्विस में स्विच करना भी आसान हो जाएगा। आभा एक आईडी बनी थी, आईडी बेसिकली इस तरह से बनी थी, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। आभा आईडी का मतलब ये था कि जैसे आप मान लीजिए आप सुरेश हो, ठीक है। अब सुरेश को मान लो किसी डॉक्टर को दिखाना है, तो पहले दिन मान लो उसको मार्बल सिटी हॉस्पिटल में दिखाना था, वहां जाके उसने प्रॉब्लम बताई, ठीक है, प्रॉब्लम बताई, डॉक्टर ने सॉल्यूशन दिया। 6 महीने बाद उसको जरूरत पड़ी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, वहां उसने डॉक्टर को प्रॉब्लम बताई, डॉक्टर ने सॉल्यूशन बताया। लेकिन यहाँ जब गया था तो इसको डॉक्टर को ये नहीं पता कि 6 महीने पहले भी बीमार पड़ा था, मार्बल सिटी में गया था और उसको इस तरह की समस्याएं आई थी, और डॉक्टर ने ये मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन रखा था। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर सुरेश की एक आभा आईडी बनी हो, यानी सुरेश का एक डिजिटल अकाउंट बनाओ, और उस अकाउंट में सारी जितने पिछले 6 साल में या पूरी लाइफ में जितनी बार भी डॉक्टर के पास गया, बीमार पड़ा, वो सारा रिकॉर्ड उसमें हो, तो पहली चीज, डॉक्टर को बताने की जरूरत नहीं है कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई है, कैसे हुई है, पीछे की मेडिकल हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ क्या होगा? समय की बचत होगी। दूसरी बात, डॉक्टर को ये समझने में ज्यादा आसानी होगी कि सुरेश को आज के दिन जो प्रॉब्लम हुई है, इसके पीछे कोई मेडिकल हिस्ट्री किस प्रकार से रेस्पॉन्सिबल, और वो बेहतर मेडिसिन सुरेश को लिख पाएगा। इस तरह उस आईडी का भी जो है एकीकरण एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा। इस तरह से स्वस्थ भारत जो पोर्टल है वो काफी उपयोगी है। उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर लोड में कमी होगी, डेटा एंट्री वाले समय में कमी होगी, मानव संसाधन का डुप्लीकेशन नहीं होगा, यानी कि मैन पावर का फालतू में मिसयूज नहीं होगा। आगे देखते हैं अपन सीबीएफसी। इसका मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है। क्या मतलब हुआ? देखिए, जो भी फिल्में बनती है, जो फिल्म्स बनती हैं, उनको इस बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, यानी कि मूवी में कोई बेकार सीन तो नहीं है, क्या कोई आपस में, समाज में भाईचारे को प्रभावित करने वाला सीन तो नहीं है, ठीक है, या दो समुदायों के बीच वेर बढ़ाने वाला तो कुछ कंटेंट नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो वो चेक करते हैं, ठीक है। तो सीबीएफसी का जो है नया अध्यक्ष चुना गया है, क्योंकि आपको पता है प्रसून जोशी जो है प्रसार भारती का जिनको अध्यक्ष बनाया, और हमने कल परसों वाली न्यूज में डिस्कस किया, वो पहले सीबीएफसी के यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष थे। पद खाली हो गया, पद खाली हो गया, तो श्री शशि शेखर वेम्पति नाम याद रखेंगे, ठीक है।
आप इसको नोट डाउन भी कर लेंगे, नोट्स बना जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती है आप इसके नोट्स बनाते जाइए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए क्या होता है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके और अपना 1 लाइन जो भी है नोट्स 2 लाइन 3 लाइन बना लीजिए, फिर अगेन वीडियो को आप देखिए। इससे एक चीज़ होगी, इससे एक तो आपकी राइटिंग जो स्किल है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, दूसरी बात आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव होगी और जब आपके लिए रिवाइज करना आसान हो जाएगा। ठीक है, और आप एक चीज़ मान के चलिए, देखिए वीडियो कितने ही प्रभावी, इनका प्रभाव तभी रहेगा जब आप इस कंटेंट को रिवाइज। ठीक है, तो इस तरह से आपके लिए फायदेमंद व्यापक अनुभव है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। सिर्फ इतनी सी बात कि शशि शेखर वेम्पति जो है वो सीबीएफसी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अब जो हमारा रेलवे, इसको अलग अलग जोन में बांटा गया है। ठीक है, अलग अलग इस तरह के बहुत सारे जोन है। अब एक नया जोन बना है, कहाँ पे बना है, दक्षिण तटीय रेलवे। देखिए सारे जोन को याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नया बना है तो पूछा जा सकता है, इसलिए ऐड किया है। यानी कि नया जोन कौन सा बना है, दक्षिण तटीय रेलवे। कौन कौन से मंडल शामिल है, विजयवाड़ा मंडल, गुंटूर मंडल और गुंतकल मंडल, ये 3 मंडल जो है इसमें शामिल है। ठीक है, ये भारतीय रेलवे सेवाओं को मजबूत करेगा, बोल बच्चन वाली बात है। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल है, दरबार मूव क्या है। देखिए बेसिकली काफी लंबे समय से, यानी कि आप मान के चलिए 1872 से ही जो जम्मू और कश्मीर है हमारा, इसकी 2 राजधानी हुआ करती। ठीक है, 6 महीने के लिए राजधानी जम्मू और 6 महीने के लिए कश्मीर। ठीक है, 6 महीने के लिए जम्मू, 6 महीने के लिए कश्मीर। ये 2021 में बंद कर दिया गया, अभी वापस शुरू किए। चर्चा में है, एग्जाम में पूछा जा सकता, तो हम देख लेते हैं। 4 वर्षों के अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक दरबार मूव परंपरा जो है वो पुनः शुरू होगी। दरबार मूव मतलब है कि राजधानी जो है 6 महीने इधर 6 महीने इधर। 1872 में महाराजा रणवीर सिंह के शासनकाल में शुरू हुआ था और 2021 में बंद कर दिया था। आपको पता है धारा 370 की बहुत सारी जो है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुए थे। 2026 में इसको जो है स्पेशली अभी दोबारा पुनर्स्थापन किया है, कि इसको दरबार मूव जो इवेंट होता था, और अब सचिवालय जो है जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट हो जाएगा 6 महीने के लिए। समझ गए? ठीक। आगे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है थ्रेशोल्ड स्टेट। सबसे पहले आप थ्रेशोल्ड का मतलब समझिए। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है ऊपरी सीमा, यानी किसी चीज के मैक्स तक, आपके इसके आगे नो मोर। जैसे एक पानी का ग्लास है मान लीजिए, ठीक है, पानी का ग्लास है, अब ये इसकी ऊपरी सीमा है, इससे ऊपर पानी को नहीं भरा जा सकता। ठीक है, इसके ऊपर पानी भरना संभव नहीं है। इस तरह थ्रेशोल्ड जो है उसका मीनिंग है। अब थ्रेशोल्ड स्टेट किससे संबंधित है, देखिए ये आपका ईरान है, ये आपका अमेरिका है और यहाँ आपका छोटा सा देश इसराइल है। अभी इन तीनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, किस किस के बीच में, यूएसए प्लस इसराइल एक साइड है वर्सेस ईरान। और बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों में से एक प्रमुख मुद्दा जो है यूएसए का, वो है कि ईरान अपने परमाणु जो हथियार है उनको विकसित कर रहा है। ठीक है, परमाणु हथियार विकसित कर रहा है और हम इसको विकसित होने नहीं देंगे, ये एक मुख्य जो है लड़ाई का मुद्दा है। अब कुछ एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को, ठीक है, अपने थ्रेशोल्ड, जो थ्रेशोल्ड स्टेट है वहां तक ले आया है। ठीक है, यानी कि उसके पास सामग्री पूरी हो गई है जो भी परमाणु हथियार बनाने के लिए चाहिए। अब सिर्फ उसने बम बनाया नहीं है या इसकी घोषणा नहीं करी है, इस स्टेट तक पहुंच गया है। इस वजह से थ्रेशोल्ड जो स्टेट वर्ड है वो न्यूज में आया, आप याद रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पुलित्जर पुरस्कार है, काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड इसको लोगों द्वारा जो है सुना जाता है, अहमियत है, इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, साइबर ठगी पे 2 लोगों ने, 2 इंडियंस ने शोध किया है। किसने, पत्रकार आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा। ये 2 नाम ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। किस पे, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी पे। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, देखिए बेसिकली कुछ लोग हैं जो इस तरह का आपराधिक गतिविधियां करते हैं, वो अपने आप को ईडी या सीबीआई का अधिकारी बताकर लोगों को बंधक बना लेते हैं। जब लोगों को बंधक बना लेते हैं, ठीक है, तब उनसे पैसे हटते हैं। उनको बोलते हैं भाई आपके बच्चा यहाँ पकड़ा गया है, अगर आप हमें पैसे नहीं दोगे फिर आपके बच्चे की गिरफ्तारी कर लेंगे। व्यक्ति सामाजिक प्रेशर में आके और सारे कानून के डर से इस तरह से उनको पैसे ट्रांसफर कर देता है। इस पूरी चीज के लिए इन्होंने रिसर्च करी है, शोध किया है इस पे, इस वजह से इनको जो है पुरस्कार मिला। कौन सा, पुलित्जर पुरस्कार, ये नाम याद रखेंगे, पुलित्जर। 2 भारतीय, कौन कौन, आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा। ठीक है, कौन देता है, पत्रकारिता का ऑस्कर है, यानी कि पत्रकारिता का ये सर्वोच्च पुरस्कार है और कोलंबिया विश्वविद्यालय जो है इसको देता है। राइट, ये बात आप याद रखेंगे। आगे लास्ट में हमने एक आर्टिकल इंक्लूड किया है हरित ऊर्जा को लेकर। देखिए आपने सबने सुना होगा, हमारी जो ऑयल और गैस पे जो निर्भरता है उसको हमें कम करने की आवश्यकता है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं।
इसके बहुत सारे रीजन है। पहला जो रीजन है इसका वो है प्रदूषण, प्रदूषण की समस्या, यानी कि इन सब से जो है कार्बन का दहन होता है और उसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता है। दूसरा है प्राइस भी हाई है, ठीक है। तीसरा ये है कि हम आयात पे निर्भर हैं, यानी कि अगर ये चीजें हमारे देश में होती तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अधिकतर जो इसका हिस्सा है हम आयात करते हैं। और ऊर्जा की जरूरतें हमारी असीमित है। भारत क्योंकि विकास कर रहा है, हर सेक्टर में विकास कर रहा है, तो हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से हम सोलर, विंड, ठीक है, न्यूक्लियर, इस तरह की एनर्जी पे आना चाह रहे हैं और काफी अच्छा काम हम तेजी से कर रहे हैं। ये बात आप सब जानते हैं। अब इस आर्टिकल में ये मिला है कि भाई आप नई ऊर्जा की तरफ तो आ रहे हो, लेकिन क्या ये ऊर्जा सभी लोगों के लिए है? यानी शहर के सबसे अमीर आदमी और गांव के सबसे गरीब आदमी के बीच क्या इसमें कोई असमानता नहीं है? आपका जवाब होगा बिल्कुल। क्या सभी व्यक्ति इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं? क्या इसका बदलती हुई ऊर्जा का जो ये शिफ्ट है, इसका फायदा क्या सभी लोगों को मिलेगा? आपका भी आंसर होगा नहीं मिल रहा है। इसी के ऊपर ये जो है हमारा आर्टिकल है। सबसे पहली चीज़ तो वही है कि भई हम ऊर्जा की हमारी जो परिवर्तन का दौर है, ठीक है? हम कोयले और तेल से सौर, पवन, बैटरी और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये चारों जो सोर्स है ये कौन से? नवीकरणीय, ठीक है? नवीकरणीय। नवीकरणीय की परिभाषा में आप 2 चीज़ें याद रखिए, एक तो ये नई है, यानी कि तेल से ऊर्जा, कोयले से ऊर्जा हम पुरातन काल से प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये नई है। दूसरी बात पॉल्यूशन फ्री है, प्रदूषण फ्री है, ठीक है? ये 2 बातें। अब सामाजिक प्रश्न क्या है कि समाज, अर्थव्यवस्था और बराबरी का मुद्दा, ये 3 मुद्दे हैं। क्या सबको फ़ायदा बराबर मिल रहा है? इस दिशा में आर्टिकल में राइटर बात करेंगे। जीवन सुगम हो रहा है? क्या सबको अवसर मिल रहा है? क्या लाभ का जो वितरण है, क्या सबको हो रहा है? ये सारी तमाम बातें ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर विचार करना चाहिए। अब आप देखेंगे, औसत जो खर्च है 1 साल में एक व्यक्ति की, देश की, हमारे देश की, वो है 1400 यूनिट 1 साल में। लेकिन क्या सभी राज्यों में ये समान है? आपका भी जवाब होगा नो, और वास्तविकता भी यही है कि नो। जैसे गुजरात और पंजाब, यहाँ पे 2000 से ज़्यादा यूनिट एक व्यक्ति खर्च करता है, उपयोग करता है। लेकिन वहीं बिहार को अगर आप लेंगे, तो मात्र 300 यूनिट। वहीं उत्तर प्रदेश को लेंगे 700 यूनिट, जो कि कम है किससे? राष्ट्रीय औसत से। ठीक है? अब आप देखेंगे कि ये चलो फ्री में तो उस तरह से नहीं पूछा जाता, लेकिन मुख्य परीक्षा में हम किस प्रकार, जब भी हम सौर ऊर्जा के बारे में लिखेंगे, जब भी देश की ऊर्जा सुरक्षा के बारे में लिखेंगे, तब हमें ये बताना चाहिए कि ऊर्जा है जो असमान है वितरण इसका, राज्यवार भी असमान वितरण है, यानी कि 2 राज्यों के बीच में भी भेदभाव है और व्यक्तियों के बीच में भी है, किससे? सामाजिक है, सारी बातें। आपको पता है गाँव में जो एक धनी व्यक्ति है उसके घर में एसी भी लगा है, कूलर भी लगा है, फैन भी है, ठीक है? ये कितना कर रहा है? मान लो 500 यूनिट इसकी महीने का खर्च कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक गरीब व्यक्ति के पास ना एसी है, ना कूलर है, ना कुछ और फैसिलिटी। तो ये ऊर्जा की जो असमानता है ये बढ़ती जा रही है। ये बात समझ आ गई? चलिए आगे। कैसे करना चाहिए वित्तीय समावेशन, यानी कि हर व्यक्ति को सक्षम करना चाहिए कि वो ऊर्जा को खरीद सके और अपने लिए उपयोग कर सके। सबसे पहला काम ये है, समुदाय की यानी कि समाज की भागीदारी को भी बढ़ावा देना चाहिए। वितरण जो है न्यायपूर्ण होना चाहिए, यानी कि सभी व्यक्तियों तक जो ऊर्जा जिस तरह से बदल रही है और ऊर्जा पहुँचनी चाहिए है। ठीक है? यानी कि छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं, सामुदायिक जो है ऊर्जा मॉडल उनको विकसित कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से निवेश कर सकते हैं सेक्टर वाइज़, और स्थानीय समुदाय के हित को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी पड़ेगी। ये सारी बात इसमें है। आगे निष्कर्ष में कि कैसे न्यायपूर्ण एक हरित भविष्य बनाया जा सकता है। ऊर्जा का भविष्य केवल हरित होने से तय नहीं होगा, यानी कि नवीकरणीय हो जाने से ऊर्जा का जो भविष्य है, उसकी जो समानता है वो तय नहीं हो सकती। बल्कि इससे होगी कि वो कितना न्यायपूर्ण है, यानी कि वो सबके लिए कितना ज़्यादा समानतामूलक है, सबके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है? आगे प्राथमिकता क्या है ऊर्जा ज़रूरतों की, उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा, और दृष्टिकोण जो है, वो भी हमें देखना पड़ेगा, सबके लिए ऊर्जा पहुँचे। ये जो है इसमें बात की गई है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ डिस्कशन आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, रिलैक्स रहिए और एन्जॉय कीजिए इस प्रोसेस को, राइट? चलिए, थैंक यू। जय हिंद।